मैं हूं अब्बास मुगल और मेरे साथ में इस वक्त जयपुर की समाज सेविका मेमुना नरगिस जी हैं, जो कि काफ़ी सालों से समाज सेवा के काम कर रही हैं। मेमुना जी, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन कह लें या जन अनुशासन पखवाड़ा कह लें, बात तो वही, आप इस किस तरीके से देख रही है इसको? देखिए, जो आपने मुझसे सवाल किया कि लॉकडाउन देख लें या पखवाड़ा देख लें। देखिए, लॉकडाउन लग चुका है और 17 तारीख को 2 दिन का पहले लगाया था, फिर अचानक से 3 मई तक का लग गया है। लेकिन सरकार ने अभी इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया। अभी बहुत सारे ऐसे मज़दूर हैं कि जिनकी मज़दूरी ख़त्म हो गई है और रमज़ान का भी महीना चल रहा है, ख़र्चे ज़्यादा होते हैं, तो बहुत फ़िक्र की बात है। जिस तरीके से कुछ दुकानें खुल रही है, बाकी पूरा मार्केट खुला हुआ है, कुछ दुकानें बंद है, इस पर आप क्या कहें? क्योंकि या तो पूरा खोलो या क्या, इस पर क्या कहना चाहिए आप? जो दुकानें बंद हैं उन दुकानों के लिए मैं ये कहूँगी कि वो बेचारे अभी शुरुआत कर ही पाए थे। पूरा 7 महीना 6 महीना पूरा दुकानें बंद रहीं। फिर दुकानें जब खुली तो पब्लिक एकदम से मार्केट में नहीं आई, किसी के पास पैसा ही नहीं था ख़रीदारी करने के लिए, सिर्फ ज़रूरत का सामान लोगों ने ख़रीदा। अब थोड़ा सा लोग ट्रैक पे आ रहे थे, लोगों के बिजनेस थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर वही लॉकडाउन और कर्फ्यू शुरुआत हो गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हर देश अपनी इकोनॉमी बढ़ाने की बात करता है और इंडिया शायद ऐसा पहला देश होगा कि जो अपनी इकोनॉमी घटाने के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से समाज को क्या संदेश देना चाहिए? कोरोना काल है, केस जहाँ 3 लाख के पार हो चुके हैं, इस पर आप क्या समाज के लिए क्या कहेंगे? मैं एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि जिस वक्त यूहान नंबर 1 पे था और ईरान नंबर 2 पे था और हिंदुस्तान में कोविड आया ही नहीं था, उस वक्त भी इतना गिराफ नहीं था। अब जब तमाम कंट्रीज़ ने कोविड पे कंट्रोल कर लिया है और इंडिया नंबर 1 पर आके खड़ा हो गया है, 3 लाख पेशेंट निकल रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ये ग्राफ बढ़ा के बताया जा रहा है, कोई साजिश चल रही है वैक्सीन को लगवाने की कि ताकि लोग डर जाएं और वैक्सीन लगाएं। मुझे तो यही लग रहा है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितना अगर इस वक्त सरकार कोविड के लिए कर रही है, काश सरकार इतना अवेयरनेस टीबी के पेशेंट के लिए करती, टीबी के मरीज के लिए करती, तो शायद ये जो आज कोविड के नाम पर लिखे जा रहे हैं पेशेंट, वो ज़्यादातर आप अगर चेक करेंगे तो वो टीबी के पेशेंट आपको नजर आएंगे। क्योंकि आप मुझे बताइए कि वो टेस्ट क्या कर रहे हैं? वो वही टेस्ट कर रहे हैं जो टीबी में टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, आपका कफ टेस्ट और आपका टेम्परेचर। एक टीबी का पेशेंट जो है मोस्टली 24 घंटे 99% टेम्परेचर में रहता ही रहता है, उसको कफ भी रहता है और जाहिर सी बात है कि जब उसके अंदर टीबी का वायरस है तो उसका ब्लड भी इन्फेक्टेड होगा। तो मुझे ये बताइए कि कोविड, ये कैसे श्योरिटी है कि वो कोविड का ही टेस्ट हुआ है? ये क्या श्योरिटी है? जिस तरीके से अभी ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, दिल्ली में आज ऐसे हालात हैं कि घंटे 2 घंटे की केवल ऑक्सीजन बची है। प्रधानमंत्री ने अभी बैठक भी की है, तो अब जैसे वैक्सीन तो लगाना जरूरी भी हो गया, लेकिन इस वैक्सीन के लगाने के लिए अब आप प्रेरित कैसे करेंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए? देखिए, वैक्सीन अभी संदेह में है, क्योंकि अभी आज तक जितने भी वायरस पूरे वर्ल्ड में आए हैं उनकी वैक्सीन हैंड टू हैंड नहीं बनी है, इतनी जल्दी नहीं बनी। टेस्ट होते हैं पूरे, उनका पूरा एक 2-2 साल 3-3 साल लगते हैं वैक्सीन आने में, इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं आती है। और कहीं कहीं मीडिया के ज़रिए से सुनने में भी आ रहा है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं। तो मैं तो अभी ऐसे एकदम से नहीं प्रेफर कर सकती कि मैं किसी को ये सलाह दूं कि आप वैक्सीन लगवा लें। जब तक सरकार पूरी तरह से निश्चित ना हो जाए, उसके पूरे टेस्ट ना हो जाए, तब तक कैसे वो वैक्सीन, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप समाज सेविका हैं, पिछले लॉकडाउन से लेके और अब तक हालातों के लेके आपने क्या किया है? देखिए, पिछले लॉकडाउन में भी हमने काफ़ी मदद की लोगों की। इतने फ़ोन हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों के आते थे कि जिनके पास ना राशन पहुंचा था, ना कोई ज़रूरत का सामान पहुंचा। मैंने पूरा फ़ोन के ज़रिए से, अगर मैं नहीं पहुंच पाई तो मैंने फ़ोन के ज़रिए से लोगों को आगाह करा। जो NGOs काम कर रही थी उनको मैंने आगाह किया, उनको एड्रेस दिए। और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं। कल भी मेरे यहाँ पर एक मीटिंग हुई कुछ सोशल वर्कर्स के साथ कि हम इस पर फिक्र कर रहे हैं कि अभी 3 तारीख तक का जो लॉकडाउन है उसमें जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ी मज़दूर है, जो डेली जाके कमा के आता है,
जो फैक्ट्रीज हैं उसमें भी अगर 400 वर्कर्स थे तो 250-200 कर दिए फैक्ट्री ओनर ने। तो वो बेचारे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनका राशन का इंतजाम किया जाए, ये हम लोग कर रहे हैं कोशिश। जिस तरीके से सरकार कह रही है फैक्ट्री चलाओ, लेकिन फैक्ट्री का मालिक स्टॉक तो ज़्यादा कर नहीं सकता है। बिल्डिंग लाइन का काम चालू कर दिया कि बिल्डिंग लाइन बनाओ, लेकिन बिल्डिंग की दुकानें बंद है मटेरियल की। तो आपको क्या लगता है कि बिना समझ के ये काम हुआ है? देखिए, हवाओं में तीर छोड़ने की सरकार की आदत होती है, चाहे कोई सी भी सरकार हो। मैं किसी सरकार का एक पर्टिकुलर नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सब एक थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं मुझे। तो ये सरकार की सबकी हवाओं में तीर छोड़ना कि बस कि ये कर लो और वो कर लो। इनसे ये पूछिए कि जब फैक्ट्री का बना हुआ माल एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकता है, सब फ्लाइट्स बंद हैं, और जब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट भी बंद है कई स्टेट में, तो माल आ जा नहीं सकता, तो फिर वो बेचारे अपना स्टाफ तो कम करेंगे ही करेंगे। तो जो स्टाफ कम हो रहा है तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। सही है, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैडम, आप सभी धर्मों का सम्मान करती हैं। अब कुछ दिन पहले वसीम रिजवी जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने काफ़ी कुरान पे भी केस वेस भी किए थे, लेकिन उल्टे मुंह की खानी पड़ी। अब दोबारा सिया वक्फ बोर्ड का उसको चेयरमैन बनाया गया है, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसने कुरान के साथ जो गुस्ताखी की, सुप्रीम कोर्ट का फैसले की मैं बहुत तारीफ भी करती हूँ और बहुत इज्जत भी करती हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा हमारे यहाँ एक कोर्ट है जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं किया, अनादर किया है। वसीम रिजवी को दोबारा चेयरमैनशिप के लिए खड़ा करने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुले अल्फाजों में सुप्रीम कोर्ट का अनादर किया है। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट एक इंसान को भ्रष्टाचारी बनाकर उसके गलत टिप्पणी के ऊपर, कुरान के ऊपर उसको फटकार लगा चुका है, सीबीआई की उस पर जांच है घोटाले की, कितने वक्त की प्रॉपर्टी वो बेच चुका है, ब्लैक कर चुका है वो, और दुबई में अपना आलीशान मकान बना चुका है, अपनी प्रॉपर्टी खरीद चुका है, वो इंसान दोबारा किस लिए आ रहा है? इस पर सरकार पे संदेह जाता है कि आखिर क्या षड्यंत्र है सरकार का, क्या करना चाहती है योगी सरकार? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, एक दूसरे को लड़ाना चाहती है, सुन्नी शिया को लड़ाना चाहती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती है? तो मैं बताना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को कि हिंदुस्तान इतना कमज़ोर नहीं है, उसकी एकता इतनी कमज़ोर नहीं है, उनका मिशन कभी भी कामयाब नहीं होगा। अभी भी मुसलमान और हिंदू एक साथ मिलकर रह रहे हैं और रहते रहेंगे। जो अंधविश्वासी हो चुके हैं, जिनके थोड़ा सा उनको उनके रास्ते गुमराह हो गए हैं, वो भी हमें उम्मीद है कि वो पलट कर आएंगे। अब आप वसीम रिजवी के लिए अब क्या कहना चाहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया है? देखिए, जिन लोगों ने समर्थन किया है वो उसी कैटेगरी के लोग हैं, और शिया समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया है। जहाँ जहाँ किस शहरों के वो मुतवल्ली हैं, उनके पुतले जलाए गए हैं बाकायदा, उनका बहिष्कार के सोशल मीडिया पर पूरे पोस्टर्स निकल रहे हैं। वो अपनी सफाइयाँ भी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सफाइयाँ देने से पता नहीं चलता, क्योंकि रिजल्ट सामने है, स्टैंप लगा हुआ पेपर हमने देखा है 21 लोगों का। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तमाम मुसलमानों से, न शिया न सुन्नी, मैं तमाम मुसलमानों की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं इत्तेहाद पे काम कर रही हूँ, तो मैं तो तमाम मुसलमानों से बात करूंगी कि अभी भी वक्त है। अभी वसीम रिजवी को मेंबर बनाया गया है, वो बहुत ही बेवकूफ़ाना, बहुत ही तंजिया, बहुत ही वाहियात वीडियो वायरल कर रहा है जब से वो जीता है। बहुत ही बदतमीजी वाले वो उलमाओं को मुल्ला कह कहकर बदतमीजी कर रहा है, वो मौला अली की शान में गुस्ताखी कर रहा है। तो अभी भी वक्त है, आप सड़कों पर उतर जाइए और उसको चेयरमैनशिप पर बैठने मत दीजिए। अगर अब आप चुप रहे तो याद रखिए कि फिर आपका शुमार भी उन्हीं कूफियों वालों में होगा कि जिन्होंने खत लिखकर इमाम हुसैन को धोखे से बुलाया था। क्योंकि देखिए, जुल्म करने वाला भी गुनहगार होता है, लेकिन जुल्म सहने वाला भी गुनहगार होता है, और खामोश रहने वाला भी गुनहगार है बराबर का। हक की आवाज़ तो बोलने के लिए खुदा कह रहा है ना, हक की आवाज़ उठाओ। लेकिन लोग क्या है कि हम क्यों बोले, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, हम तो अपने काम से मतलब रखें। तो फिर मैं उनसे ये जवाब देना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुसलमान धर्म से हो, चाहे किसी और धर्म से हो, कि वो पहले अपने ग्रंथों को उठाकर पढ़े और देखें कि उनकी पूर्वजों ने क्या किया था। वो खामोश बैठे थे या उन्होंने आवाज़ें उठाई थी, उसके बाद वो रिजल्ट अपने आप सामने आ जाएगा।
अब क्या लगता है वसीम रिजवी के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करने के लिए कुछ आगे आएंगे? बिल्कुल। मैं जो हमारे यूपी के जो ऐसे लोग हैं, यूपी क्या हर स्टेट के जो ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ उठ सकती है और सरकार तक जा सकती है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वो कोर्ट से स्टे लेकर और वो क्या कहते हैं वसीम रिजवी की चेयरमैनशिप पर कोर्ट का स्टे लें। सुप्रीम कोर्ट से स्टे आराम से वो ले सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी वसीम रिजवी को फटकार लगाई है, उसकी याचिका को खारिज किया है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर योगी सरकार आवाम की बात को नहीं सुन रही है और वसीम रिजवी को नहीं हटाती है तो हमें कोर्ट जाना चाहिए और हमें शांति के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए अब निकलना पड़ेगा। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने साफ सफाई पर ध्यान दें। एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि हर धर्म में सफाई पर बहुत ध्यान दिया गया है और लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। बाहर की चीज़ें ऐसे ही लाकर खोल के पैकेट्स खाने बैठ जाते हैं, हम उनको धोते नहीं हैं, हाथ अपने बाहर से आकर नहीं धोते हैं। ये चीज़ें अगर हम पहले से ही रखें तो हमारे पास बीमारियां ना आए। दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके आस पड़ोस में अगर कोई इस तरह का बंदा है कि